ज्ञानदा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वर्ण और शब्द टॉपिक से जो बातें शेष रह गई थी और जो मैट्रिक एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, प्रत्येक वर्ष है ना, हम जो आज बताने जा रहे हैं वो है ना, उन शब्दों को बार बार मैट्रिक एग्जाम में पूछता ही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम छात्रों से, आप तमाम लोगों से मेरा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल ज्ञानदा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, तो आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और उसे लाइक करें। तो आइए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है वर्ण और शब्द से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूं वर्ण टॉपिक से जुड़ी हुई जो चीज शेष रह गई है वह है मुक्ताक्षर। मुक्ताक्षर, ये सभी चीजों को जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा। मुक्ताक्षर, ठीक है, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछता रहा है और हमेशा पूछता है। मुक्ताक्षर क्या है ना? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मुक्त अक्षर। कैसा अक्षर? मुक्त अक्षर, है ना, मुक्त अक्षर है ये, है ना, मुक्त अक्षर। तो मुक्त मीन्स क्या होता है? मुक्त मीन्स होता है स्वतंत्र। मुक्त मीन्स क्या होता है? स्वतंत्र, आजाद, आजाद अक्षर, है ना। हालांकि आप इसके पूर्व जब हम स्वर को परिभाषित कर रहे थे, स्वर वर्ण को परिभाषित कर रहे थे, तो आपको बताया था कि स्वर वर्ण क्या है? वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है ना, वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है उसे हम क्या कहते थे? स्वर। तो आइए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मुक्ताक्षर किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि वैसा अक्षर जिसके अंत में स्वर हो, वैसा अक्षर जिसके अंत में स्वर हो, उसे हम मुक्ताक्षर कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान से आप सुनिए। वैसा अक्षर जिसके अंत में स्वर हो, जैसे देखिए, वैसा अक्षर जिसके अंत में स्वर हो, यानी स्वर वर्ण हो, स्वर वर्ण हो, बात समझ रहे हैं ना? स्वर वर्ण हो, है ना, उसे क्या कहेंगे? उसे मुक्ताक्षर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मुक्ताक्षर कहते हैं। चलिए, यानी वैसा अक्षर जिसके अंत में स्वर हो, है ना। तो ध्यान दीजिए, जैसे हम उठा लेते हैं आपको, कहा गया मिटाने वाला, कहां गया भाई? अच्छा, इधर गिरा हुआ है ना। ध्यान दीजिए, जिसके अंत में स्वर हो। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा खा, गौर कीजिएगा आप लोग, खा, तो खा को व्यंजन है ना, ख हलंत जोर आ। अब बताइए, खा, इसके अंत में क्या है? स्वर है, तो खा कैसा होगा? मुक्ताक्षर होगा। आप लिखते हैं पा, है ना, तो पा को तो जोर आ, अंत में स्वर है, ये कैसा होगा? मुक्ताक्षर होगा। आप लिखते हैं नी, आप इसको तोड़िए, ना हलंत जोर दे है ई, अंत में क्या है? स्वर है, तो नी क्या होगा? है ना, नी क्या होगा? तो नी जो होगा वो मुक्ताक्षर होगा। यानी वैसा अक्षर जिसके अंत में स्वर हो, खा, पा, नी, है ना, ये सभी क्या है?
कुछ भी आप लिखिए, जो आपको लिखना है जिसके अंत में क्या आ जाए, स्वर आ जाए, है ना, उसको आप कहते हैं। जैसे आप कुमारी लिखे, कुमारी, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं कि सबसे अंत में र हलंत र जो दीर्घई है, तो इसका स्वर है, तो ये क्या हो जाएगा, मुक्ताक्षर होगा। या फिर याद रखिएगा, जितने भी हिंदी में जितने भी स्वर है, स्वर कितने, 11, 11 के 11 को हम मुक्ताक्षर कहते हैं, क्योंकि जिसके अंत में स्वर होगा, है ना, वो मुक्ताक्षर होगा, है ना। तो जितने स्वर है वो भी मुक्ताक्षर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। या वैसे हम कह सकते हैं अक्षर जिसके अंत में हम तोड़ते हैं तो अंत में स्वर आ जाए, तो वो भी मुक्ताक्षर होगा। बात समझ गए ना, किसी को कोई प्रॉब्लम है ना, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम मुक्ताक्षर कहें, ठीक है ना। क्यों, इसलिए बाबू कि देखिए, आप व्यंजन में पढ़ चुके हैं कि व्यंजन स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारित होता है, यानी उसके उच्चारण में स्वर की मदद ली जाती है, लेकिन स्वर जो है स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है ना। जैसे आप यहां पर न्याय लिखते हैं, गौर करिएगा, न्याय लिखते हैं, तो न्याय लिखते हैं तो आधा न है, आधा क्या है, न है। तो इसको जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो न या संयुक्त बोलते हैं, यानी न या के साथ क्या होगा, संयुक्त। तो ये तो स्वतंत्र नहीं हुआ, ये तो मुक्त नहीं हुआ, इसलिए यहां पर इसको मुक्ताक्षर नहीं कहते। लेकिन कोई भी स्वर आप लिख देते हैं, यानी मैंने कह सकते हैं कि कोई भी आप अक्षर आप लिखते हैं जो, या जिसके अंत में स्वर हो, जैसे हम कलम ही लिखे, तो देखिए क एकदम स्वतंत्र आप लिखे हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कला संयुक्त, कलम, क्योंकि क के अंत में अ है, यानी ई मुक्ताक्षर है, मुक्त रूप से ही अब लिखा जाएगा। बात समझ गए। चलिए अब आगे आइए। मुक्ताक्षर के बाद एक अगला जो शब्द आपसे एग्जाम में पूछता है वो है बद्धाक्षर, है ना, बद्धाक्षर, ठीक है, याद रखिएगा। बद्धाक्षर या बद्धाक्षर ऐसे भी लिख देगा, ब दधा संयुक्त, समझ ना, बद्धाक्षर, है ना, द अधा संयुक्त, बद्धाक्षर, समझ ना बात को। तो अब देखते हैं कि बद्धाक्षर किससे कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है ना, बद्ध अक्षर, कैसा, बद्ध जो अक्षर कहिए अगर तोड़ेंगे तो, तब बद्ध मीन्स बंधा हुआ, है ना, बंधा हुआ, समझ गए ना, बंधा हुआ अक्षर, समझ गए ना, यानी बंधा हुआ अक्षर है, तो किससे बंधा रहता है, यानी उसको एक प्रकार के बंधन है ना। बात समझिए, कभी भी किसी अन्य से बंधा रहता है, तो वो क्या है, वो तो व्यंजन है ना। तो इसकी परिभाषा के रूप में आप लिख सकते हैं, है ना, कि वह अक्षर या वह शब्द बोलिए, वह शब्द जिसके अंत में व्यंजन हो। व्यंजन किसको कहते थे, जो स्वर की सहायता से उच्चारित होता है ना। लेकिन अगर शुद्ध व्यंजन लिखा जाए तो शुद्ध व्यंजन हल वर्ण होता है, क्योंकि व्यंजन का दूसरा नाम हल वर्ण है। जैसे, है ना, कहलंत, कहलंत व्यंजन है, अब देखिए इसमें हलंत लग गया, है ना। अगर हम क लिखते हैं तो आपको पढ़ा चुके हैं कि इसके अंत में स्वर है, व्यंजन स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारित होता है, स्वर की मदद लेता है ना। तो इसको हम वर्ण नहीं कह पाएंगे, ठीक है, इसको वर्ण नहीं कह पाएंगे, क्योंकि इसके अंत में जो है स्वर है ना। यहां पे ए है, शुद्ध व्यंजन यह है, तो शुद्ध व्यंजन रहेगा तो उसके अंत में क्या रहेगा, हलंत रहेगा, है ना। और किसी न किसी स्वर से, जैसे कखारा में उस स्वर आम रूप से जोड़ा हुआ रहता है अ, यानी वहां पर संयोग है, वो शुद्ध व्यंजन नहीं है, वो संयोग है अ के साथ। अब ध्यान दीजिएगा, तो बद्धाक्षर किसको कहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि वो वैसा शब्द जिसके अंत
अंत में हल वर्ण हो या हलंत हो। हल वर्ण यानी उस व्यंजन में क्या लगा रहेगा? हलंत लगा रहेगा। समझ गए ना बात? याद कीजिएगा, वैसा शब्द जिसके अंत में हलंत हो या हल वर्ण हो उसे हम बधाक्षर कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? बधाक्षर, है ना। सीधे ऐसे आप लिख सकते हैं इसको, है ना, कि वैसा शब्द जिसके अंत में हल वर्ण हो या हलंत हो, हल वर्ण हो या उसी को कहिए कि हलंत हो, हलंत हो, उसे बधाक्षर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसको क्या कहेंगे? बधाक्षर कहेंगे, है ना। उसके, है ना, हल वर्ण हो, हल वर्ण हलंत, है ना, उसे बधाक्षर कहते हैं। यानी वैसा शब्द जिसके अंत में हल वर्ण हो यानी हलंत हो। जैसे जैसे में आप ध्यान दीजिएगा, है ना, माने कौन ऐसा शब्द है जिसके अंत में हलंत होता है ना। जैसे आप जो है लिखते हैं श्रीमान, एप्लीकेशन में लिखते हैं ना जी, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, तो श्रीमान ऐसा नहीं है कि श्रीमान में पूरा ना लिखिएगा, गलत हो जाएगा। श्रीमान में इना हलंत होता है, ठीक है। तो आप देखिए, वैसा शब्द जिसके अंत में हलंत हो, है ना, यानी हल वर्ण हो, यानी एकदम शुद्ध व्यंजन, तो उसको कहेंगे हम क्या? उसको कहेंगे बधाक्षर। जैसे आप लिखे हुए होंगे, देखे होंगे, है ना, द में हलंत होगा, द में हलंत होगा, यानी वैसा शब्द जिसके अंत में हलंत हो, हल वर्ण हो, यानी शुद्ध व्यंजन हो। बात समझ में आ रही है ना। परिषद, है ना, तो ये बधाक्षर होगा। काफी आप पढ़ते आए हैं जगत, जगत, है ना। इस जगत देखिएगा, श्रुति संधिनार्थक शब्दों में आप पढ़े होंगे कि एक जगत ऐसे लिखाता है और एक जगत पूरा का रहेगा ऐसे। इस जगत का मतलब होता है संसार, दुनिया, है ना, संसार। और इस जगत जिसमें पूरा का है, इसमें होता है, इस जगत का मतलब होता है कुएं का मुंडेर, मुंडेर, कुएं का मुंडेर। बात समझ गए ना? याद रखिएगा। तो ये जगत देख रहे हैं जिसके अंत में क्या है? हलंत है, हल वर्ण है, यानी शुद्ध व्यंजन है। तो ये जगत कहलाएगा, इसे शब्द के उदाहरण में आ जाएगा तो बधाक्षर में आ जाएगा। बात समझ गए? उसी तरह से मान लीजिए कि बोलते हैं हम लोग मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, तो यहां पर महान बोलते तो महान लिखते तो न हलंत होता है, याद रखिएगा। तो ये भी हमने आपको जिसके अंत में हलंत लगाए हैं, हल वर्ण वाले जो शब्द हैं, ये सभी के सभी, है ना, बधाक्षर है। क्यों? क्योंकि ये शुद्ध जब व्यंजन है तो पूर्ण रूप से बोला जाएगा तो किसी न किसी स्वर के साथ जोड़ा जाएगा, लेकिन है नहीं, है ना। तो अब बधाक्षर का डिफिनीशन कैसे दीजिएगा? तो कहेंगे हम लोग कि वह शब्द जिसके अंत में हलंत हो या हल वर्ण हो उसे हम, है ना, बधाक्षर कहते हैं। जैसे दे दीजिएगा इसको, ठीक है। अब देखिए इसके आगे आइए, ये भी आपको मैट्रिक में ये दोनों पूछते रहता है, जरा ध्यान से वहां पर पहचानिएगा। चलिए आगे, अगला जो है, अगला जो शब्द हमेशा आपसे पूछता है वर्ण से जुड़ा हुआ ही, वह है आपका युग्मक ध्वनि। युग्मक ध्वनि, युग्मक ध्वनि, ध्यान दीजिएगा, हमेशा पूछता है कि युग्मक ध्वनि क्या है, या इनमें से कौन युग्मक ध्वनि का उदाहरण है। ठीक है, तो पहले युग्मक ध्वनि को ध्यान से समझिएगा। युग्मक ध्वनि का संबंध जो है व्यंजन वर्ग से है। किससे है?
व्यंजन वर्ण से। तो बड़ा सरल भाषा में अगर इसको पहचानने का तरीका देखें या इसको परिभाषा भी अगर इसका लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि दो समान, ध्यान से सुनिए, दो समान व्यंजन वर्णों के बीच कोई स्वर न हो। दो समान, दो एक समान, दोनों समान, यानी दोनों के दोनों जो व्यंजन होगा वो समान होगा। अगर यहां पर हम क लिए तो यहां भी क ही होना चाहिए, अगर आगे ख लिए तो बाद में भी ख ही होना चाहिए, दोनों समान होना चाहिए। तो दो समान व्यंजन वर्णों के बीच कोई स्वर यहां पर ना हो, इसके बीच कोई स्वर ना हो, यानी दो समान व्यंजन वर्ण जब मिले युक्त हो। मेरी बात समझ रहे ना? दो समान व्यंजन वर्णों के बीच कोई स्वर ना हो, इन दोनों के बीच कोई स्वर, यहां स्वर वर्ण निकाला हुआ है जी, कोई नहीं रहे, है ना, इन दोनों के बीच समान। तो दो व्यंजन वर्णों के बीच कोई स्वर न हो तो वैसी जो ध्वनि है वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। युग्म मीन्स जोड़ा, तब जोड़ा होगा दो समान व्यंजनों का, उसके बीच में कोई स्वर नहीं, स्वर आ जाएगा तो तीन, ये दो समान व्यंजनों का जोड़ा नहीं रहेगा, युग्म नहीं रहेगा। तो जब दो समान व्यंजन वर्ण, है ना, आपस में जुड़े हो, या हम कह सकते हैं कि जब दो समान व्यंजन वर्णों के बीच कोई स्वर ना हो तो उस ध्वनि को हम युग्मक ध्वनि कहते हैं, या उसे ही युक्ताक्षर द्वित्व कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको लिख भी दे रहे हैं। जब दो समान व्यंजन वर्णों के बीच कोई स्वर न हो, कोई स्वर वर्ण न हो, तो उस ध्वनि को है ना, उस ध्वनि को क्या कहेंगे? युग्मक ध्वनि, युग्मक ध्वनि, युग्मक ध्वनि, या इसी को कहते हैं युक्ताक्षर द्वित्व कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, है ना, यानी है ना, युग्मक ध्वनि का ही दूसरा जो नाम है, इसी का दूसरा नाम युक्ताक्षर द्वित्व भी है ना। ये दो अक्षर युक्त हो जाता है, यानी दूर जाता है अक्षर, है ना। तो याद रखिएगा, जब दो समान व्यंजन वर्णों के बीच, व्यंजन वर्ण, ठीक है, के बीच कोई स्वर ना हो तो उस ध्वनि को हम कहेंगे युग्मक ध्वनि, और है ना, या उसी को दूसरे शब्द में हम युक्ताक्षर द्वित्व भी कहते हैं। जैसे अब उदाहरण हम देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहां लिखते हैं कच्चा, कच्चा, देखिए ध्यान दीजिए, कच्चा। अब देखिए कैसे पड़ जाएगा, चा संयुक्त, आधा चा इसका से क्या है, संयुक्त है। इसको वर्ग निच्छेद करके देखिए, का अलंत का पूरा है, अलंत का जो रहता जो आधा है चालंत, इसके अंत में स्वर नहीं लगाएंगे। आई चा है, चा बोलिए, चा अलंत चा प्लस आ। अब देखिए अच्छा से, कच्चा में ये दोनों के दोनों व्यंजन वर्ण है, इनके बीच कोई स्वर नहीं है, तो यहां पर ये जो ध्वनि यहां बनेगा इसी को कहेंगे युग्मक ध्वनि। बात समझ गए? क्या कहेंगे? युग्मक ध्वनि। आप बच्चा लिखते हैं बाबू, बच्चा, बच्चा लिखते हैं, बच्चा को तोड़िए, बालंत बा जोर आ जोर चालन चा जोर चालन चा जोर आ, बच्चा। गौर से देखिए यहां पर
ना, ई चाचा संयुक्त है ना, इसके बीच में कोई स्वर नहीं है ना, तो यहां पे है ना जो ध्वनि बन रहा है, ध्वनियों का युग्म, इसी को कहते हैं युग्मक ध्वनि। बात समझ गए, है ना। आप तो लिखते हैं चक्का लिखते हैं, गौर कीजिएगा, आप चक्का लिखते हैं। अब समझ गए होंगे आप लोग। एक आध उदाहरण देकर के और खत्म करते हैं। मान लीजिए कि आप इस है ना यहां पर लिखते हैं क्या, पक्का, पक्का लिखते हैं। आप इसको लिखिए, तोड़िए, पालंत का जोर आ, जोर कहलंत का जोर कहलंत का जोर आ। अब यहां पर देखिए अच्छा से, दो व्यंजन वर्णों के बीच कोई स्वर नहीं है, तो ये जो ध्वनि बनेगा युग्मक ध्वनि, और इसी का दूसरा नाम होगा युक्ताक्षर द्वीप। युक्त हो गया ये दोनों, इसको कहते हैं युक्ताक्षर द्वीप। तो इसका पहचानने का तरीका हमने क्या बताया कि है ना, वो दोनों के दोनों व्यंजन होना चाहिए, और व्यंजन के बीच में कोई स्वर नहीं होना चाहिए, वो है ना। तो हम जहां देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए, ये काका संयुक्त है, देख रहे हैं, है ना। अगर ये बाबू, तो देखिए इसके बीच में इका को तोड़ते तो अ आ जाता, तो इसके बीच में तो आ जाता, स्वर आ जाता, इसलिए ही नहीं होता। ठीक है, चलिए अब आप समझ रहे हैं, है ना, कि युग्मक ध्वनि या युक्ताक्षर में दोनों के दोनों समान व्यंजन होना चाहिए, और उसके बीच में कोई स्वर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, अगर आपसे हमेशा मैट्रिक में पूछते रहता है ना, वो भी व्यंजन वर्ण से ही जुड़ा हुआ है, और उसका नाम व्यंजन पर ही है ना, व्यंजन गुच्छ है, व्यंजन गुच्छ, ध्यान दीजिएगा। व्यंजन गुच्छ किसको कहते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, व्यंजन वर्ण का गुच्छा होगा, व्यंजनों का समूह होगा। ठीक है, इसके पूर्व भी आप जो युग्मक ध्वनि पढ़े, उसका भी संबंध व्यंजन से ही था, लेकिन वहां पर जो व्यंजन थे, दोनों के दोनों समान व्यंजन थे। ठीक है ना, अगर पहले क था तो बाद में भी क, पहले च था तो बाद में भी च, दोनों समान, और उसके बीच में कोई स्वर नहीं। लेकिन व्यंजन गुच्छ किसको कहेंगे, व्यंजन का गुच्छा कैसे बनेगा, जिसको आप कहेंगे व्यंजन गुच्छ, तो याद रखिएगा, हम कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यंजन, ठीक है, ध्यान से सुनिए, जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच, लेकिन यह जो व्यंजन होगा वो भिन्न भिन्न होगा, इसलिए बोलेंगे कि दो या दो से अधिक भिन्न व्यंजनों के बीच, समान नहीं होगा, वो भिन्न होगा। यानी दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न व्यंजनों के बीच जब कोई स्वर नहीं हो, जब कोई स्वर नहीं हो, तब इन व्यंजनों के गुच्छे को व्यंजन गुच्छ कहते हैं, या इन व्यंजनों के समूह को हम व्यंजन गुच्छ कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, या फिर हम लिख देते हैं क्या भाई, कि जब दो या दो से अधिक भिन्न 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 व्यंजनों के बीच कोई स्वर न हो, कोई स्वर वर्ण न हो, तो व्यंजनों के उस गुच्छे को हाँ, व्यंजनों के उस गुच्छे को या व्यंजनों के उस समूह को या व्यंजनों के उस समूह को, है ना, क्या कहेंगे बाबू, व्यंजन गुच्छ कहते हैं, व्यंजन गुच्छ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग कहते हैं, ध्यान दीजिए,
सभी बच्चे, व्यंजन गुच्छ का डिफिनीशन क्या लिखा कि जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न व्यंजनों, समान व्यंजन नहीं, भिन्न भिन्न व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो, कोई स्वर ना हो, है ना, तब, है ना, व्यंजनों के उस गुच्छे को, है ना, व्यंजनों के उस गुच्छे को या उस समूह को हम क्या कहेंगे? व्यंजन गुच्छ कहते हैं। ठीक है, समझ गए? यानी यहां पर जो व्यंजन होना चाहिए वो भिन्न भिन्न होना चाहिए, समान नहीं, और उसके बीच स्वर नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे अगर उदाहरण के रूप में अगर हम लें तो मान लीजिए यहां पर हम उदाहरण ले रहे हैं अच्छा, अच्छा ऐसे लिखते हैं आप, और चौथा संयुक्त अच्छा, इसको तोड़िए अच्छा से, पहले समझ जाइएगा। आ स्वर है, नहीं टूटेगा, प्लस इच्छा में अच्छा आधा है, छ हलंत है, आई छा है, छ हलंत छ प्लस आ। अब समझिएगा, यहां पे जरा गौर कीजिएगा, ये दो व्यंजन है ना, क्या ये दोनों समान है? इच्छा है तो ये चा है? नहीं है, भिन्न भिन्न है। तब दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं है, इसके बीच कोई स्वर नहीं है, आई कोई नहीं है, तो है ना, व्यंजनों का ये जो गुच्छा बना भिन्न भिन्न व्यंजनों का, इसी को कहते हैं व्यंजन गुच्छ। ठीक है बाबू, समझ गए ना? यानी अच्छा जो है वो व्यंजन गुच्छ का उदाहरण है। ठीक है ना? आगे आप देखिए, इसके आगे जैसे हम दो या दो से अधिक का उदाहरण उठाते हैं, जैसे आप हमेशा पढ़ते रहते हैं स्वास्थ्य, 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 इसको अच्छा से तोड़िए, देखिएगा यहां पर आधा सा है, सा हलन सा हो गया, इसके लिए युवा है पूरा, तो वह हलंत हुआ प्लस अंत में आ है, ये आधा सा है, सा हलन सा हो गया, ये आधा था है, सा हलन सा हो गया, और ये पूरा यह है, यह हलंत हुआ प्लस अ हो गया। अब आप लोग यहां पर गौर कीजिएगा, यहां पे भी देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ में भी व्यंजन गुच्छ है। देखिए सा हलन सा, वह हलंत हुआ, दोनों व्यंजन है, और दोनों के दोनों भिन्न भिन्न व्यंजन है, इसके बीच इन सा युवा के बीच कोई स्वर नहीं है, इसलिए एक तो यहां हो गया, ये भी हो गया आपका व्यंजन गुच्छ। ठीक है, यहां दो के बीच था, अब यहां पर आ जाइए, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे स हलन स के बाद कोई स्वर नहीं, था हलन था के बाद कोई स्वर नहीं है, आप ये तीनों के तीनों भिन्न भिन्न व्यंजन है, एक समान व्यंजन नहीं है, भिन्न भिन्न, और इनके बीच में कोई स्वर नहीं है। तो ये जो व्यंजनों का जो गुच्छा बन रहा है, व्यंजनों का जो समूह बन रहा है, इसी को कहेंगे व्यंजन गुच्छ। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में? इसलिए अगर कोई परीक्षा में आ जाता है, आता जगह की स्वास्थ्य में क्या है ना, कहा जाएगा कि युग्मक ध्वनि है, व्यंजन गुच्छ है ना, बहुत सा विकल्प देगा, तो आप चुन लीजिएगा, है ना। कैसे पहचानिएगा कि वो तो व्यंजन होगा ही, और व्यंजनों के बीच में, भिन्न भिन्न व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं होगा। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि वह क्या है, व्यंजन गुच्छ है। एक और उदाहरण ले लेते हैं जल्दी जल्दी में, है ना। जैसे आप मत्स्य बार बार लिखल देखते हैं, मत्स्य, आप देखिएगा यहां ऐसे ही पढ़िए, ये आधा सा है, ये आधा सा है, और यह को पूरा तोड़ेंगे तो पहले यह हलंत आएगा, तो यहाँ पे तीन जो है व्यंजन भिन्न भिन्न आएंगे, और उनके बीच में कोई स्वर नहीं होगा। जैसे देखिए माँ हलंत माँ जोड़ आ, पूरा माँ हो गया, जोड़ता हलंत जोड़ सा हलंत सा, जोड़ यह पूरा है। अब यहाँ पर अच्छा से देख लीजिए आप लोग, है ना, भिन्न भिन्न व्यंजन वर्ण है, दो या दो से अधिक, उनके बीच में कोई स्वर नहीं है, ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, है ना। तो ये जो व्यंजनों का गुच्छा बना, इसी को कहते हैं व्यंजन गुच्छ। और है ना, यह समझ लीजिए, यानी आपको पूछेगा कि मत्स्य में क्या है, या मत्स्य किसके, तो व्यंजन गुच्छ का उदाहरण हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़े? ठीक है, अब समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब इससे आगे की कर देते हैं आप लोगों को, चलिएगा। अब व्यंजन गुच्छ भी आप समझ गए,
अब मैट्रिक एग्जाम में एक और शब्द वर्ण से बार बार पूछता है और हमेशा पूछता है ना, कुछ 100 को देता है उसमें एक आध गो रहता ही है। अगला है ना, वो है आपको संपृक्त ध्वनि। संपृक्त ध्वनि है ना, ध्यान दीजिएगा। लेकिन बाबू आप लोगों से है ना हमारा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, है ना, उसे लाइक करें। क्योंकि आपको शेयर करने में, लाइक करने में या सब्सक्राइब करने में, है ना, कोई राशि की क्षति नहीं होती है ना। आप जितना ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं हमारा हौसला उतना ही बढ़ता है। तो प्लीज आप उसको सब्सक्राइब करें। ध्वनि, ध्वनि किसको कहेंगे, है ना, तो हम कह सकते हैं कि जब दो व्यंजनों के बीच, है ना, कोई वर्ण बना हो, या कह सकते हैं कि कोई वर्ण युक्त हो, जब दो व्यंजनों के बीच कोई वर्ण संयुक्त हो, है ना, तो उस ध्वनि को संपृक्त ध्वनि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब दो का बोले हम व्यंजनों के बीच, यानी कहने का मतलब है कि कोई ऐसा वर्ण है जो दो व्यंजनों के बीच संयुक्त हो, दोनों व्यंजनों के संपर्क में हो, दोनों व्यंजनों के बीच उस संपर्क में हो, तब उसको कहेंगे क्या, संपृक्त ध्वनि। कैसे ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, है ना। कह सकते हैं कि वह वर्ण जो दो व्यंजन वर्णों के बीच संयुक्त हो, तो उस ध्वनि को ऐसी संपृक्त ध्वनि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना, उसको संपृक्त ध्वनि कहते हैं। कब, जब कोई वर्ण जो है दो व्यंजन वर्णों के बीच, है ना, क्या हो, संयुक्त हो, यानी जुड़ा हुआ हो, संपर्क में हो, ठीक है, तो उसको कहेंगे संपृक्त ध्वनि। इसको उदाहरण से आप लोग समझ लीजिए। जैसे मैं बोलता हूं कंबल, 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 तो याद रखिएगा ये जो मां ध्वनि है, अधम क और ब के बीच में है, यानी दोनों के संपर्क में है। तो ऐसी जो ध्वनि होगा, है ना, वह कहलाएगा क्या, संपृक्त ध्वनि। जैसे चंबल, तो महलंत यानी आधा म, च और ब दोनों व्यंजनों के बीच, है ना, संपर्क में है, उस, है ना, संयोग, है ना, संयुक्त है। तो ये भी उदाहरण आपका किसका होगा, संपृक्त ध्वनि का। संबल, संबल, अब यहां देखिए महलंत जो है ना, स और ब उसके बीच में संयुक्त है, उसके संपर्क में है। तो, है ना, ऐसी ध्वनि को जो दो व्यंजनों के क्या है, बीच में है, तो ऐसी ध्वनि को ही हम संपृक्त ध्वनि कहते हैं। बात समझ में आ गई। और एक क्वेश्चन भी आपसे पूछते रहता है, परिभाषा दे देगा कि वह वर्ण जो दो व्यंजन वर्णों के बीच संयुक्त होता है उसे कहते हैं, कह देगा मुक्ताक्षर, बधाक्षर, है ना, युग्मक ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, है ना। बात, मेरी बात समझ है ना। तो इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, समझ में इतना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए ये जो हम पहले से टॉपिक व्याकरण का उठा रखते थे वर्ण,
ये सभी के सभी वर्ण में पढ़ना था, लेकिन वो सभी है ना, इसको हम इसलिए छोड़ दिए थे क्योंकि वो वीडियो बड़ा हो रहा था और ज्यादातर लोग कहे कि सर छोटा वीडियो बनाइए। तो हमको लगा कि अगली वीडियो में जो शेष रह गया है, जो महत्वपूर्ण है आप लोगों को, उसको हम दे देंगे, ठीक है। इसके पूर्व मैं शब्द ली टॉपिक को पढ़ा चुका हूं, दो दो तीन वीडियो शब्द पढ़ाया, उसके पूर्व पढ़ाया हुआ। शब्द में भी कुछ जो चीजें शेष रह गई, लगा कि वीडियो बड़ा हो रहा है तो उसको मैंने छोड़ दिया था, है ना। और जो चीजें मैट्रिक एग्जाम में पूछते रहा है, हम लोग पढ़ते थे उस समय भी पूछता था बाबू, आज भी पूछता है, लेकिन वीडियो बड़ा होने के कारण उसमें नहीं बताए थे। तो अब है ना, उन चीजों को हम बता दे रहे हैं यहाँ पर थोड़े से समय में। उसमें है जैसे सहचर शब्द, सहचर शब्द गौर कीजिएगा आप लोग। हाँ, इसके अतिरिक्त भी बहुत सा शब्द जो आते रहता है आपको, जैसे विपरीतार्थक शब्द है, पर्यायवाची यानी समानार्थक शब्द है। तो लेकिन हम समझते हैं कि क्योंकि 10th में आप हैं तो विपरीतार्थक और समानार्थक पर्यायवाची बहुत हद तक आप जानते होंगे, इसलिए उस पर हम बनाए। जो आपके लिए कुछ लगे कि नया है, कि हम नहीं नाम सुने हैं, क्या होगा क्या, तो उसको हम लेकर आए हैं और हमेशा पूछते रहता था। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, सहचर, है ना। तो याद रखिए बाबू, सह माने होता है साथ, संस्कृत में सह शब्द का अर्थ होता है साथ। और चर देखिएगा, चर में होता है चलने वाला, है ना, यानी साथ साथ चलने वाला, है ना। यानी वैसा शब्द जो साथ साथ चले, है ना, तो उसी को कहते हैं तो सहचर शब्द। यानी सहचर शब्द किसे कहते हैं, तो वह शब्द, है ना, जिसका प्रयोग साथ साथ होता है, एक साथ होता है, साथ साथ जो चलता है ना, उसको हम कहते हैं सहचर शब्द, यानी साथ साथ चलने वाले शब्द को, है ना, सहचर शब्द। तो सहचर शब्द का आपका उदाहरण कैसा होगा, जैसे देखिए ज्ञान, है ना, जैसे आप, है ना, बोल देते हैं ना, है ना, क्या भाई कोई बाजार जा रहा है, कहाँ जा रहे हो भाई, तो कहते हैं अरे भाई, है ना, साग सब्जी लाने के लिए जा रहे हैं, तो जो बोलता है साग सब्जी, है ना, ऐसा नहीं है कि सब्जी है, बोल देता है कि साग सब्जी। तो साग के साथ सब्जी भी आप बोलते हैं, सहचर है, साथ साथ चलने वाला। तो जैसे मान लीजिए कि आप लिखे साग सब्जी, साग सब्जी। अब वहां परीक्षा में कैसे पूछेगा, परीक्षा में पूछ देगा कि साग शब्द का सहचर क्या है, तो आपको देखना कि साग के साथ किस शब्द का प्रयोग हम करते हैं, तो साग सब्जी। तो तो साग का क्या होगा, सब्जी, या सब्जी का सहचर कौन है, तो होगा साग। समझ में आ गई बात, समझ में। तो साग सब्जी, है ना। जैसे आप सुख दुख बोलते हैं ना बाबू, सुख दुख, है ना, सुख दुख। क्या भाई बोलते बोलते बोल देता है लोग कि अरे भाई जीवन में सुख दुख लगा हुआ है ना। सुख दुख, अरे कहने का मतलब है कि आप नहीं बोलते कि जीवन में सुख लगा हुआ है या जीवन में सुख लगा हुआ है, आप बोलते हैं जीवन में सुख, यानी कभी सुख तो कभी दुख आते ही रहता है ना बाबू। तो इसको आप साथ बोलते हो। तो परीक्षा में आएगा कि सुख का सहचर क्या होगा, तो बोलेंगे दुख। दुख का सहचर यानी साथ चलने वाला शब्द क्या होगा, तो बोलेंगे सुख, है ना। मेरी बात समझिए। जैसे आप अगर बाग कोई पूछे कि बाग का सहचर क्या होगा, तो बाग बगीचा बोल देते हैं ना, बाग बगीचा, ठीक है, हाँ चल है। लेकिन बता लो अरे आपके बाग बगीचे में क्या लगा हुआ है जी, किस किस चीज का पौधा लगाए हैं, है ना। तो बाग बगीचा, है ना, बाग बोलते हैं, बगीचा से होता है, साथ साथ बोला जाता है। तो बाग बगीचा, सुख दुख, साग सब्जी, पाप पाप पुण्य। तब ये सभी के सभी आप जो देख रहे हो, किस शब्द का उदाहरण होगा, ये सभी के सभी सहचर शब्द का उदाहरण होगा। तो अगर पाप का सहचर शब्द बताइए तो पुण्य, या पुण्य का सहचर बताइए पाप, बगीचा का सहचर बताइए तो बाग, बाग का सहचर बताइए बगीचा, ठीक है ना, समझ गए ना। आता है घर, अगर कुछ जगह की घर का सहचर बताइए तो घर द्वार बोलते हैं ना, घर द्वार।
नहीं समझे? समझ गए होंगे? ठीक है। घर द्वार, यानी घर का सहचर, द्वार द्वार का घर, ठीक है। तो समझ गए होंगे, है ना। तो अब देखिए, ये जो सहचर मैंने लिखा, ये बताया, ये भी दो प्रकार के होता है बाबू। ये सहचर जो है दो प्रकार के होगा, ध्यान देना। ये सहचर का दो तरह के होता है, अभी भी उदाहरण दिए उससे पकड़ो, है ना। एक होता है समानार्थक, है ना, एक होता है विपरीत सार्थक। यानी एक होता है समानार्थक सहचर शब्द और दूसरा होता है विपरीत सार्थक सहचर शब्द। सहचर्य होगा लेकिन एक समान अर्थ देगा, एक दूसरे के विपरीत। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि साग सब्जी बोले थे ना बाबू, साग सब्जी। तो साग सब्जी सहचर शब्द है, लेकिन किसके अंतर्गत आएगा? समानार्थक या विपरीतार्थक। समान अर्थ दे रहा है या विपरीत अर्थ दे रहा है एक दूसरे का। तो ये समान सब्जी अर्थ में होता है, है ना। समझ लिया? समझे ना? कोई दिक्कत नहीं। जैसे सहचर में उदाहरण आपको दिए थे, बाग, बाग भी लिखे थे ना, बाग का सहचर क्या बताए थे? बगीचा। तो ये क्या है? अरे बाग कहने से बगीचा का ही बोध होता है, समान अर्थ है। तो ये जो जितने भी देख रहे हैं, साग सब्जी, बाग बगीचा, है ना, ये सब क्या है? समानार्थक। समानार्थक नहीं आते, जैसे फल फूल, फूल ये समानार्थक के ही अंतर्गत आते हैं, विपरीत अर्थ नहीं है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, अब विपरीतार्थक में देखो, बहुत सा उदाहरण हमने क्या दिया था? हमने दिया था सुख दुख। अब तुम ही बताओ हमको कि सुख का उल्टा विपरीत कौन सा शब्द है? दुख। तो एक ऐसा शब्द में आ गया, सहचर में है लेकिन विपरीत अर्थ दे रहा है ना। इसलिए उदाहरण दिया था पाप पुण्य, दिया था ना बाबू। पाप का उल्टा क्या होता है? पुण्य होता है। समझ रहे हैं आप लोग, है ना? समझ रहे ना? तो सहचर शब्द दो प्रकार के होता है, समानार्थक और विपरीतार्थक। चलिए इतना तो आपको ना पूछेगा, लेकिन पूछ देता है कि इनमें से फलाने शब्द का सहचर क्या होगा। तो समझिए ना कि साथ साथ प्रयोग होने वाले शब्द होगा क्या, है ना। तो मान लीजिए कि हमने उदाहरण दिया, उसमें से ना ही आया, तो आपसे कोई और पूछ दिया, तो अपने से देखिएगा कि इसके साथ बोलचाल की भाषा में, है ना, हम क्या बोलते हैं लगाकर, है ना, तो वही होगा उसका सहचर। समझ गए? चलिए आगे आइए। अब एक और शब्द से ही जुड़ा हुआ, वो भी शब्द नहीं आएगा, जो आपको पिछले वाले वीडियो में छूट गया था, बड़ा होने के कारण वीडियो बड़ा हो रहा था, है ना। वो क्या है भाई, जल्दी जल्दी में उसको भी आ जाए। उनार्थक शब्द क्या है? उनार्थक शब्द। ये बार बार मैट्रिक में पूछते रहा है, हम लोगों के समय में भी पूछा है, आप लोगों से भी पूछता है ना। कि उनार्थक शब्द कहने का पुराने शब्द का उनार्थक क्या होगा, है ना। कहनेगा कि जैसे लोटा, लोटा का उनार्थक शब्द बताओ, है ना। तो उनार्थक शब्द बच्चा सुना ही नहीं, इसलिए बना नहीं पाता है, और है बहुत सिंपल और बहुत जल्द, है ना। इसके बाद जो है ना, आज का जो है वीडियो यहीं तक बन पाएगा, समझ गए। इसको ध्यान से आप लोग क्या कर लीजिए, समझ लीजिए, है ना। तो देखिए उनार्थक को समझिए पहले, उनार्थक किसको कहते हैं? उनार्थक को पहले तोड़िए। तो उनार्थक को तोड़ते हैं, है ना, तो यहां पर निकलेगा ऊन जोड़ अर्थक। उनार्थक को तोड़िए ना इसको, तो ऊन जोड़ अर्थक। जो लड़का इसका अर्थ समझ रहा है वो तुरंत बना लेगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि उस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, क्या निकलता है, उसी से आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो अभी ऊन जो होता है, ऊन संस्कृत का ऐसे वर्ड है, ऊन मीन्स होता है न्यून, न्यून, या हिंदी में कह सकते हैं कम, या अभाव। अभाव, आपके पास पैसा कम है, यानी पैसे का अभाव है, समझ में आगे बात, ठीक है ना। अर्थक, अर्थक शब्द अर्थ से बना है,
यानी यूं अभाव या थोड़ा भी आप बोल सकते हो। यानी कम के अर्थ में उनार्थक ऊन बने न्यून या कम अर्थ, यानी कम के अर्थ देने वाला शब्द है ना। तो याद रखिएगा उनार्थक किसको कहेंगे, वह शब्द जो है ना न्यून का अर्थ कराए, छोटा का अर्थ कराए, कम का अर्थ कराए। बात समझ गए ना। उनार्थक किसको कहेंगे, उनार्थक शब्द वह शब्द जो न्यून या कम का बोध दिलाए, जो छोटा का बोध दिलाए, वह शब्द होगा उनार्थक शब्द। जैसे आपको अभी मैंने शब्द लिखा लोटा, लिखा ना बाबू, लोटा, गौर करो क्या लिखा, लोटा। तो लोटा का उनार्थक क्या होगा, तो सीधे बोलेंगे लोटेनी। लोटा बड़ा होता है और ऊन माने न्यून या कम होता है। ऊन माने कम, थोड़ा, छोटा के अर्थ में। तो लोटा से छोटा क्या होता है, लोटनी। तो लोटा का उनार्थक शब्द क्या बनेगा, लोटनी। किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो मान लो कि हम यहाँ लिखे खाट, पूछ दिया कि खाट का उनार्थक बताओ, तो खाट बड़ा, खटिया में जो बारह होता है उसको खाट कहते हैं। तो खाट का छोटा उनार्थक, तो खाट से छोटा कौन होता है, खटिया। क्या होता है, खटिया। तो आप बताओ खाट का उनार्थक क्या होगा, खटिया होगा, है ना। अब देखो खुरपा, आप लिखते हो ना खुरपा, है ना। पहले ईख पे आता था, उसे मीठा जो बनता था तो कराह में लोग खुरपा से, खुरपा देखना चौड़ा रहता है, वो ना खुरपी की तरह पतला में खुद चौड़ा रहता है, उससे तो खुरपा यानी बड़ा खुरपी को क्या कहेंगे, खुरपा। लेकिन खुरपा से जो छोटा होता है उसको क्या बोलते हो, खुरपी। बोलते हो कि नहीं बोलते हो, है ना। अब देखो आगे देखो, मान लो कि लिखा है मोटरा, क्या लिखा है, मोटरा, है ना। अब बताइए मोटरा है ना बड़ा होता है ना, और मोटरा है ना बड़ा होता है, लेकिन उसका छोटा जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, है ना, है ना, उसको बोलते हैं मोटरी। समझ गए ना बाबू। तो लोटा का उनार्थक क्या होगा, लोटनी। खाट का खटिया, खुरपा का खुरपी, मोटरा का मोटरी, है ना। तसला का तसली, पलंग का पलंगड़ी। एक बात समझ गए ना, है ना। ऊन माने होता है न्यून या कम, छोटा के अर्थ में, यानी जो है उससे छोटा वाले भाग को हम क्या कहते हैं। बात समझ गए, समझ गए, चलिए, है ना, समझे ना। ये हमेशा आप लोग सुनते हैं, खाली शब्द का अर्थ नहीं जानते, जिसके कारण आंसर नहीं मिल पाता है ना। आप लोग बार बार, ऐसा नहीं, बचपन से ही आपको रटाया गया है, लेकिन खाली ध्यान नहीं दिलाया गया है कि उनार्थक कैसे। जैसे हम आप देखते हैं, जैसे हिंदी में आप पढ़ते होंगे 20, 20 लिखते हैं ना बाबू, है ना। और 20 से पहले क्या बोलते हैं, है ना, आप, है ना। अच्छा नहीं नहीं नहीं, देखिए ध्यान दिया, नहीं पकड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ते हैं 30, आप क्या 30, और 30 से पहले क्या पढ़ते हैं 29, ठीक है ना। अब 30 को हिंदी में लिखिए, 30 ऐसे लिखिएगा शब्दों में, और इसको क्या बोलते हैं 29, 29, ध्यान दीजिएगा। यानी 29, ऊन माने कम या न्यू या छोटा, और 30 यानी 30 से जस्ट कम कौन होता है, तो होता है 29। तो देखिए 29 ऐसे लिखते हैं, है ना। आप लिखते हैं 40, लिखते हैं ना 40, बोलिए जल्दी 40, और 40 से जस्ट कम को क्या कहते हैं, 39 कहते हैं ना, इसको कहते हैं आप 40, ऐसे लिखते हैं। और इसके लिए लिखते हैं 39, लिखते हैं ना बाबू। अब यहीं पर समझना है 40, और 40 से जस्ट कम, कम माने होता है न्यू, है ना, यानी ऊन, संस्कृत में शब्द है ऊन, तो इसके आगे ऊन लगा दिए, 39, यानी 40 से जस्ट कम, है ना, 39। 59, 60 से जस्ट कम,
60 ऐसे लिखते हैं और उसके जस्ट कम जो होता है उसको 59 है ना। मेरी बात समझ रहे हैं? वहां भी आप बचपन से प्रयोग करते आ रहे, केवल शब्दों पर जोर नहीं दिए है ना, ध्यान नहीं दिए हैं है ना, कुछ बताया नहीं गया है, जिसके कारण है ना ये डिस्टर्ब होता है आपको। लेकिन अब हम समझते हैं कि जब परीक्षा में इस तरह का शब्द पूछेगा तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो गुणार्थक शब्द किसको कहे? तो छोटा के अर्थ में, ऐसा शब्द जो छोटे के अर्थ में प्रयोग होता है, छोटा के अर्थ में प्रयोग होता है, उसको हम कहते हैं गुणार्थक शब्द। तो अब इसी के साथ आज की जो पढ़ाई है मैं स्थगित करता हूं और अंत में बस मैं आपसे यही कहता हूं, आपसे यही गुजारिश है कि यदि आप हमारे वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, है ना, उसे लाइक करें। तो बस इसी के साथ धन्यवाद।